नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विशाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। जो लड़ाई बंद कमरे से शुरू हुई थी और फिर जो लड़ाई महाराष्ट्र से सूरत यानी गुजरात और गुजरात के बाद गुवाहाटी यानी असम और उसके बाद अब ये लड़ाई सड़कों पर आई और सड़कों के बाद अब ये लड़ाई सीधे सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में इक्तदार पर दरअसल आने वाले दिनों में काबिज कौन रहने वाला है। क्या जो फिलहाल काबिज है एमवीए और जिसमें शिवसेना अभी काबिज है, क्या वही काबिज रहेगी? क्या सत्ता पर उसी का कब्जा रहेगा या आने वाले दिनों में तस्वीर कुछ बदल सकती है? क्योंकि जिस तरह से शिवसेना के ही कई लीडरों ने बगावत की, एकनाथ शिंदे जिसको लीड कर रहे हैं, उन्हें कौन लीड कर रहा है ये सबको पता है, लेकिन एकनाथ शिंदे जिस तरह से इस पूरे कुंभे को लीड कर रहे हैं और अब यह मामला सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में हालांकि दलीलें दोनों तरफ से दी गई, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी दलील दी गई और एकनाथ शिंदे जो बागी एमएलए को लीड कर रहे हैं उनकी अर्जी पर भी जो वकील हैं किशन कौल, उन्होंने दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये जरूर पूछा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। इसका कोई खातिरख्वाह जवाब शिंदे की तरफ से उनके वकील ने नहीं दिया, जैसा अभिषेक मनु सिंघवी का जो महाराष्ट्र सरकार के वकील हैं उनका कहना था। बहरहाल समाअत आगे बढ़ती रही, दो जजों के बेंच ने माफ कीजिएगा इस मामले की समाअत की और आखिरकार जो हिदायत आई हैं उसमें सबसे बड़ी राहत एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है उसे यह मिली है कि जो उन्होंने स्पीकर का जो नोटिस उनको मिला था और उन्हें आज जवाब देना था शाम तक, उस जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें मजीद मौका दे दिया है कि 14 दिन तक आप इसका जवाब 14 दिनों तक दे सकते हैं। एक तो यह बात आ गई। दूसरी बात अहम यह हो गई कि जो अर्जी शिंदे ग्रुप की तरफ से 2 अर्जियां दी गई थी उस पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले के सभी पक्षों को नोटिस दिया है और 5 दिनों में इसका जवाब मांगा है। उसमें डिप्टी स्पीकर को भी नोटिस दिया गया है, सचेतक को भी नोटिस दिया गया है, यहां तक कि असेंबली सेक्रेटरी को भी नोटिस दिया गया है और मरकज की सरकार को भी नोटिस दिया गया है। तो फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसमें खुशी है और इसी के साथ बीजेपी का जो महाराष्ट्र के बीजेपी यूनिट है वो खुलकर अब एक्शन में नजर आने लगी है। वहां बहुत जल्द एक मीटिंग होने वाली है, फडणवीस एक मीटिंग करेंगे। तो क्या कुछ हो सकता है आगे, ये डगर किस मकाम पर पहुंचेगा, ऐसे कई सवालों के साथ अपने खास मेहमानों के साथ हम जुड़ेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें अगले आधे घंटे तक। तो अब आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ हैं कृष्णा हेगड़े जो शिवसेना के लीडर हैं, एक्स एमएलए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर पवन पांडे, नेशनल स्पोक्स पर्सन है एनसीपी के। हमारे साथ हैं हरगोविंद विश्वकर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, और उदय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तर्जुमान हैं बीजेपी के। और कुछ देर में हमारी कोशिश है कि हम एकनाथ शिंदे ग्रुप जो है उनके भी नुमाइंदे से बात करें। हमारे साथ कुछ देर में हो सकते हैं, बातचीत का हिस्सा हो सकते हैं दीपक केसरकर। हम कोशिश करेंगे उनके पास भी जाएं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा कृष्णा हेगड़े साहब आपके पास, और मैं ये जानना चाहता हूं कि शिवसेना के लिए या यूं कह लें कि उद्धव ठाकरे की जो अगुवाई में जो ग्रुप और जो लीडर अब रह गए हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आज जो भी निर्देश है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है वो हमारे तरफ भी है। एक तो जो स्पीकर के पोस्ट के ऊपर इन्होंने ऐतराज जताया था और स्पीकर को ही डिस्क्वालीफाई करने की उन्होंने कोशिश की थी और एक अनवेरिफाइड ईमेल इन्होंने भेजा था, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन नहीं दिया। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो हमारे गठ नेता है, जो हमने एकनाथ शिंदे जी के जगह पे चुना है, अजय चौधरी जी, उनका जो अपॉइंटमेंट है ये इनवैलिड है। इस बात पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं दी। तो दोनों का जो स्थान है वो अभी भी बरकरार है। तो ये तो हमारे लिए भी एक बहुत अच्छी खबर है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो जो अभी
शिंदे जी का ग्रुप कहना चाहती है कि भाई इसमें हमको बहुत बड़ा दिलासा मिल गया, ऐसा नहीं है। स्पीकर का जो पोजीशन है डेप्यूटी स्पीकर का वो ऐसे ही है, और स्पीकर जो है वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी ऑफ द हाउस है, और उसके ऊपर कोई नहीं है, और सभी जो प्रोसीडिंग्स है वो स्पीकर करता है। तो हमारा स्पीकर जब है, हमारा गट नेता जब है, तो हमारे लिए तो ये डिसीजन कोई खिलाफ का नहीं है। और दूसरी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो उसका मैं तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने सभी को नोटिस भेज दिया कि अपने अपना पक्ष रखो 5 दिन में। लेकिन जो अर्जेंसी थी कि आज तक का जवाब देना था, शाम तक, अब उसके लिए काफी लंबा समय दे दिया है उन विधायकों को जिन्हें अयोग्य घोषित करने की बात थी, और उनको अपना नोटिस देना था, उनको नोटिस का जवाब देना था। सामान्य सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि वहां पर बहुत तजुर्बाकार लोग बैठे हैं और इसके लिए वहां पर है वो, और लेकिन उन्होंने जो डिसीजन दिया वो बैलेंस डिसीजन दिया। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर नहीं, हम आपकी प्लानिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि जो महाराष्ट्र सरकार के लिए ये जो समय सीमा थी उसको अब 14 दिन के लिए उनको समय दे दिया गया, तो क्या इन 14 दिनों में बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जो शायद आपको उतना पसंद भी ना हो? ऐसा हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा होगा जो हमें पसंद हो। हम तो पहले से कह रहे हैं कि बहुत सारे जो विधायक शिंदे जी के ग्रुप में है वो हमारे टच में है। हमने उनको कहा कि जो भी शिवसेना के लॉयलिस्ट है, दरवाजे अभी भी खुले हैं, आप हमसे आके बात कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि शिवसेना खत्म हो गया, तो जो शिवसेना है वो 60 लाख लोगों की मेंबरशिप की पार्टी है, उसके ऊपर उनके परिवार है, उनके वेलविशर्स है, उनके दोस्त है, करोड़ों में यह संख्या जाती है। करोड़ों की पार्टी जो है वो 2 दिन में खत्म नहीं होती है। जो इलेक्शन होते हैं वो लगातार होते हैं। इसके बाद भी 15 जो है महानगर पालिका के इलेक्शन है, अभी हम देखेंगे नतीजा क्या आती है। इसके बाद नगर पालिका के इलेक्शन के बाद पंचायत समिति के इलेक्शन है, नगर पालिका के इलेक्शन है, बहुत सारे इलेक्शन है, बीएमसी के इलेक्शन है, उसके बाद 2024 में असेंबली के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये 1-2 गतिविधियों के साथ ये कुछ खत्म नहीं होता है। अच्छा, एक और ट्वीट पे आपका छोटा सा रिएक्शन ले लेता हूं, फिर मैं अपने दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। एकनाथ शिंदे ने जो ट्वीट किया है वो ये है कि यह हिंदू हृदय सम्राट, शिवसेना प्रमुख और धर्मवीर आनंद दिघे के विचारधारा की विजय है। यानी कि बाला साहब ठाकरे और आनंद दिघे के विचारधारा की विजय है। यानी कि आपका जो विरोधी गुट है, जो आपका ही है लेकिन अब आपके विरोध में है, वो ये कह रहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद वो कह रहा है कि हमारी जीत है। देखिए, वो कुछ भी कहेंगे। दूसरी बात, मैं उनका हिंदुत्व पे आना चाहता हूं। हिंदुत्व, शिवसेना हिंदुत्व पार्टी थी, हिंदुत्व पार्टी है और हिंदुत्व पार्टी रहेगी। और जब हिंदुत्व का जो पहला बाई इलेक्शन था जहां शिवसेना ने 1987 में लड़ा और जीता, तब बीजेपी ने उनको अपोज किया, फिर भी बीजेपी आके शिवसेना के साथ हाथ मिलाई। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व एक विचार है, हिंदुत्व रोम रोम में है, हिंदुत्व एक अपने काम में है। हिंदुत्व ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व कोई छोड़ सकता है। तो जो बोले कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ा, अरे हम विचार कैसे छोड़ सकते हैं? आप विचार कैसे छोड़ सकते हैं? आप अगर हिंदुत्व आपके रोम रोम में है तो आप कैसे छोड़ सकते हैं हिंदुत्व? तो ये जो वो बात कर रहे हैं हिंदुत्व के बारे में, इसमें कोई तत्व नहीं है। ठीक है। और हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। उदय सिंह साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? हाँ, अभी सुनने लगे विशाल भाई। अभी तक आवाज आपकी नहीं आ रही थी, बीच में ड्रॉप हो गया था। अब हम आपको सुन सकते हैं। ठीक है, बताएं। उदय सिंह साहब, क्या कहेंगे? पूरी आज जिस तरह से कोर्ट में हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश आया है, ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए कितना कैसा है, एकनाथ शिंदे ग्रुप के लिए कैसा है, और ये बीजेपी के लिए कैसा है? देखिए, मैं शुरू से आपको बोलते रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स को, कि ये पूरा शिवसेना का आंतरिक मामला है और भारतीय जनता पार्टी को इस घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है, पूरे देश में हमारी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र पूरे देश में नहीं चल रही है, थोड़ा ठीक ठाक बात है। पूरे देश में मतलब अगर राज्यों की बात तो नहीं कर रहे ना आप? नहीं, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। ओके, कैरी ऑन।
केंद्र में हमारी सरकार हाँ, चल रही है केंद्र ना? में सरकार है आपकी जी। हाँ, हम केंद्र में हमारी सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में हम मुख्य विपक्षी दल हैं और पूर्व में हमारी सरकार चल रही थी। मेरा ये कहना है, आज जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं केवल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट और एंटी डिफेक्शन लॉ की इशू पे आपसे बात करना चाह रहे हैं। सुप्रीम, आपने जो प्रश्न किया हमसे कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज मामले की सुनवाई हुई और ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है, उस पे मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऑनरेबल कोर्ट ने जो डिप्टी स्पीकर का जो नोटिस था जी, जिसमें आज 5:30 बजे तक इन लोगों को समय दिया गया था अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए, उस पे स्टे लगा दिया और 11 जुलाई तक का अवसर दिया है कि 11 जुलाई तक आप लोग अपना पक्ष रखें। ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि ऑनरेबल कोर्ट ने ये महसूस किया कि जो भी इनके विधायक जो शिंदे साहब के साथ हैं, उनको सुरक्षा, उनके परिवार को सुरक्षा, उनके समर्थकों की सुरक्षा और उनके प्रॉपर्टी की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया वर्तमान सरकार को जी कि आप उससे पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा मुहैया कराएं। जो संविधान का प्रोविजन है शेड्यूल 10 में, हेलो, हाँ सुन रहा हूं, बोलें। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है जी, वो लॉ स्पष्ट करता है कि 2/3 अगर आपके साथ मेजोरिटी है, हाँ। 2/3 आपके पार्टी के अगर एमएलएज या एमपीज रेस्पेक्टिव केस में जो भी हो, पार्लियामेंट हो तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अगर असेंबली है तो एमएलएज जी, अगर एक साथ मिल करके और एक अलग गुट बना लेते हैं और वो किसी दूसरे दल के साथ मर्ज करते हैं, वो सेक्शन 10 का प्रोविजन 3 जो है वो मर्जर है। अगर वो किसी दल के साथ मर्ज करते हैं तो उन्हें मान्यता दी जा सकती है। ठीक है। हेलो सर जी, मैंने आपको एक कानून के जानकार या संविधान के जानकार के तौर पर नहीं बुलाया। मैं जानना चाहता हूं कि बीजेपी के लिए ये कैसा है? बहुत भागदौड़ चल रही है आपके बड़े नेताओं की, गुपचुप मीटिंगें हो रही हैं रात में, उसके लिए कैसा है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी इस घटनाक्रम पर इसलिए नजर बनाए हुए है कि हम लोग वहां प्रमुख विपक्षी दल हैं और इसमें अगर शिवसेना अपने आंतरिक कलह से अगर उसमें किसी तरह की टूट हो रही है, हाँ। और हमारे पास अगर किसी तरह का कोई राजनीतिक प्रस्ताव आ रहा है, अच्छा, तो अगर आ रहा है तो क्या अगला कदम होगा? हाँ बिल्कुल, ठीक है, बिना आए कैसे हम इस पे कोई फोर्सिंग कर सकते हैं? हाँ, नहीं, क्योंकि आपके महाराष्ट्र से कुछ नेता बार बार कहते रहे कि सरकार गिरने वाली है, हम फिर से आने वाले हैं, वी आर टू कम बैक, सरकार गिरने वाली है, कई बार ऐसी बातें होती रही है वहां पे। खुद फडणवीस जी ने भी ये बात कही है। नहीं, ये तो आप भी देख सकते हैं। अगर किसी नहीं, अभी नहीं, मैं पुरानी बात को कह रहा हूं यहाँ पे। नहीं, निश्चित तौर पे अगर किसी पार्टी में इतना अंतर कलह है, हाँ। इतना अंतर विरोध है, वो शासन में है, तो जो हम लोग भी एक राजनीतिक दल हैं, तो हम तो फोर्स ही कर ही रहे हैं कि आगे का घटनाक्रम क्या होगा। हाँ, ओके, ठीक है। अब डॉक्टर पवन पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को अभी आप सुन रहे थे, बहुत नीट एंड क्लीन का स्टैंड है कि भाई हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक राजनीतिक दल हैं तो हमें इसका प्रभाव हम पर पड़ सकता है, तो हमें अलर्ट तो रहना है। आप नहीं काम कर रहे हैं। हालांकि 5 बजे से फडणवीस साहब के घर पर बैठक शुरू हो चुकी है और उसमें देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं, चंद्रकांत पाटिल जी भी है, गिरीश महाजन भी, पंकजा मुंडे भी है और जो सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्देश है उसके बाद से। लेकिन मैं आपसे डॉक्टर पवन पांडे आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आज के इस निर्देश के बाद एमवीए खुद को एक कदम पीछे की तरफ देख रहा है या फिर उसको लगता है कि 2 कदम पीछे हट के हम एक कदम मतलब 4 कदम आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक पंक्ति से अपनी बात को रखता हूं कि फैसले होने से पहले हम भला क्यों हार माने। अभी महाराष्ट्र किसी ने जीती नहीं है और अभी हम हारे नहीं। अच्छा, जहां तक रही इनकी बात की, ये लोग कहीं नहीं है, शिवसेना का आंतरिक कलह है। देखिए, ये कलह ऐसा है कि जिसमें कि कलह करने वाले इनके संरक्षण में पहले गुजरात जाते हैं, अच्छा, फिर इनके संरक्षण में जाके गुवाहाटी में बैठे हुए। देखिए, अजीब राजनीतिक घटनाक्रम है। इनसे पूछिए कि अभी असम में बाढ़ आई हुई है, 55 लाख लोग प्रभावित हैं, 89 लोगों की उसमें मृत्यु हो गई। उसके प्रति इन लोगों का कोई संवेदना नहीं है, उसके बारे में इन लोगों का कोई चर्चा नहीं। अभी फडणवीस साहब मीटिंग करने वाले हैं, अपने कार्यकर्ता, अपने जिला अध्यक्ष, अपने सभी को कहने वाले हैं कि आप लोगों को तैयार रहना है।
इस बारे में तैयार रहना कि विधायक आएंगे उनको आपको सुरक्षा सरकार देगी, सरकारी एजेंसियां सुरक्षा देगी, उसके लिए आपको कार्यकर्ता और लोगों को भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 11 तारीख तक चीजों को यथावत स्थिति में रहने दो, और जैसी स्थिति अभी चल रही, देखिए इन लोग का तो मंशा था कि हमको कैसे भी करके इस सरकार को गिरवा देनी है, अपना अलग गुट का उसको मान्यता दिला। ये इतनी आसान चीजें नहीं है। आप एक चलती, देखिए आज जो लोग भी अलग गुट बना के आज अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो फंस गए हैं उस राजनीतिक। लेकिन शिंदे गुट की तरफ से ये आवाज उठ रही है कि उद्धव ठाकरे को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, सरकार अल्पमत में है। देखिए उनका तो ये नहीं, उनकी तो ये स्वाभाविक मांग होगी ना। अच्छा वो लोग कर क्या रहे हैं? उनको तो ये एक एक घंटा बिताना मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि उन लोग इनके बहकावे में आ गए हैं। अब उनको लग रहा होगा कि 11 तारीख तक कैसे इसको ये करेंगे। समस्या यहाँ बहुत खड़ी होती है। समस्या यहाँ ये है कि आप किसी के बहकावे में आके, किसी का फोन बज रहा है, देखिए आप में से किसी का फोन बज रहा है शायद। जी पांडे जी आप बोले। हाँ कि आज जो वो लोग इनके बहकावे, जी आज जो इनके बहकावे में वो लोग आके वो लोग फंस गए हैं, और 11 तारीख तक उनको समझ में नहीं आ रहा होगा अभी कि हम कैसे इसको हम पार करेंगे, कैसे अपने इस स्थिति में आएंगे। क्योंकि आप देखेंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति हर पल बदल रही है। धीरे धीरे इन लोगों की बेचैनी बढ़ते जा रही है, मीटिंग का दौर इन लोगों का बढ़ते जा रहा है, कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम हो रहा है एक तरफ से। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरे देश की जनता देख रही है कि कौन इस पूरे घटनाक्रम के पीछे है, कौन चीजों को, कौन है, बताएं आप कौन है इस घटनाक्रम के पीछे? इस सरकार को खतरा है। इस घटनाक्रम के पीछे बीजेपी खड़ी है। अगर अभी तो उदय सिंह साहब कह रहे हैं कि भाई हमारा ऐसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारे साथ मौजूद है, वो कह रहे हैं। आप बताइए, कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो लोग इनके संरक्षण में गुवाहाटी में बैठे। इनके अभी तक के प्रवक्ता जितने भी कह रहे थे कि वो लोग अपने दुश्मन के यहाँ थोड़ी बैठेंगे, अपने मित्र के यहाँ बैठेंगे। अब बताइए कि हमारे लोग अब इनके दोस्त हो गए, मित्र हो गए, इनके यहाँ संरक्षण में बैठ रहे हैं। अभी ये लोग मीटिंग करेंगे 5 बजे, ये लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आखिर वो लोग किसके सह पर इतना काम कर रहे हैं, ये आने वाले दिन में सबको चलिए ठीक है। मैं इसलिए अब चूंकि अगर मैं उदय जी से पूछूं, वो कह रहे हैं हमारा कोई लेना देना नहीं है, आपसे पूछूंगा आप कहेंगे कि ये भड़का रहे हैं, इसलिए मुझे अब जाना पड़ेगा एक पत्रकार के पास। तो हमारे साथ मौजूद हैं हरगोविंद विश्वकर्मा जी। हरगोविंद विश्वकर्मा जी, 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि कहा यह जाता है कि जब भी कहीं ऐसी कोई डील या कुछ इस तरह का मामला होता है, अगर होता है, तो उसका सबसे पहला लक्ष्य ये होता है कि जल्दी से ये पूरा मटेरियलाइज हो जाए, क्योंकि जितना डिले होगा उतना मामला उलझता जाएगा। एक तो ये सवाल, क्या ये मामला उलझता जा रहा है? दूसरा ये कि जितने विधायक पहले सूरत गए और अब जो है वो गुवाहाटी में है, संयोग है कि दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार है, आखिर वो 5 स्टार होटल में इतने दिनों से हैं, इतने इतने कमरे बुक हैं, इतना खर्चा, ये सब कौन कर रहा होगा? अब खर्चा कौन कर रहा है, तो ये जो जब होटल की जांच हो तो पता चलेगा खर्चा कौन कर रहा है, पेमेंट कर रहा है। कमरे 5 स्टार कमरे का मतलब एक कमरे का 10-10 हजार रुपए तक होता है, 15-15 हजार तक होता है पर डे का। और भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है बता रहा हूँ आपको जी, ये जो सत्ता का जो खेल है ना, वो हम लोग 1000 में सोचते हैं ना, करोड़ों में होता है। तो ये इस पर गौर मत करिए। एक्चुअली क्या होता है, अभी जो मैं सारे प्रवक्ताओं की बात सुन रहा था, एक्चुअली कोई घर टूटता है तो सबसे ज्यादा जिम्मेदार वो मुखिया होता है। कोई घर अगर टूटता है तो एक्चुअली पड़ोसी लोग तो चाहते ही हैं कि वो घर टूट जाए, लेकिन घर का मुखिया जब जिम्मेदार रहता है, सबको मतलब किसी घर के किसी सदस्य को ये नहीं फील होना चाहिए कि उसके साथ पक्षपात हो रहा है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। लेकिन शिवसेना में आपको मैं बताऊं, पिछले 2.5 साल से जब से सरकार बनी, पहली बात तो ये सरकार जब बनी जो है, आप मैं बता रहा हूं, मैं एक टीवी चैनल में था उस समय, जब उद्धव ठाकरे का भाषण में सुनता था 2014 में,
तो उद्धव ठाकरे के भाषण में इतना मतलब इस तरह का कमेंट करते थे बीजेपी के लिए, तो मुझे लगा कि ये कभी जो है बीजेपी के साथ नहीं आएंगे। लेकिन चूंकि वो इलेक्शन में रिजल्ट आ गया और वो एक्चुअली आपको बताऊं कि 87 में जब गठबंधन बना था तो शिवसेना बड़े भाई भूमिका थी, बीजेपी छोटे भाई। देखिए पुरानी बातें छोड़िए, वो मुझे लगता है कि वो कोई एक मिसाल नहीं है। नीतीश कितना बोलते थे केंद्र में, जो आज हमारे मोदी साहब के खिलाफ में, और मोदी साहब और बीजेपी कितना नीतीश के बारे में बोलते रहे। देखिए वहां पे क्या है, राजनीति में कोई हमेशा के लिए शत्रु नहीं होता। ये तो हो गई बात। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि यहां से आगे की बात कीजिए। मैं आ रहा हूं सर आपके पास। आगे की बात ऐसा है, यहां से आगे की बात कीजिए। क्या उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता अब फिसलती जा रही है, या फिर ये जो लंबा खिंच रहा है मामला, इस लंबे खिंचने से अब उलझता जा रहा है मामला? ये फिसल गई, ऑलरेडी फिसल गई है। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता फिसल गई है विशाल जी। एक्चुअली क्या है, अब इनका डैमेज कंट्रोल चल रहा था। डैमेज कंट्रोल में इनका तुर्क पत्ता था डिप्टी स्पीकर कि आज 5 बजे तक उनको डिस्क्वालीफाई करके एक नया इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे असेंबली में। क्योंकि ये भी उनका तुर्क पत्ता कम से कम जो है कह लीजिए कि बेकार चला गया। ये माने या कोई न माने, शिवसेना वाले भले न माने, लेकिन ये जो फैसला है, ये जो बागी लोग हैं उनके फेवर में दिख रहा है। भले फैसला मतलब होल्ड किया है, लेकिन जहां उनकी सदस्यता आज 5 बजे खत्म होने वाली थी, वहीं उन्हें 11 जुलाई तक का मौका मिल गया है। और अब जहां तक अगर मुझे लग रहा है कि बीजेपी की जो बात है, कई शिवसेना के लोग, एनसीपी के लोग भी बोल रहे थे कि वो बैकिंग कर रहे हैं। तो पॉलिटिक्स जो है पावर का खेल है, हर आदमी चाहता है पावर में रहे। बिल्कुल। अगर इसमें बीजेपी का इंटेंशन है, बीजेपी चाह रही है कि सब पत्ता मारे, तो उसमें एज ए जर्नलिस्ट मैं कहूंगा कोई बुराई नहीं, क्योंकि हर दल चाहता। शिवसेना ने भी और आप देखिए आज एक और संयोग है, संजय राउत को फिर से ईडी का समन मिल गया है। नहीं, ये तो अंडर प्रोसेस था। मैं कह रहा हूँ कि संयोग है कि आज ही मिल गया जी। हाँ, ये संयोग कर सकते हैं आप। अच्छा। वैसे उनके खिलाफ जांच जो है काफी दिन से चल रही है, उनके खिलाफ अनिल परब, ढेर सारे लोगों। उदय जी को मुस्कुराहट आ गई चेहरे पे मेरे संयोग की बात से। हाँ, मतलब हो कर सकते हैं संयोग इस बात को। लेकिन मैं जहां तक लग रहा है इस पूरे एपिसोड के लिए कोई अगर जिम्मेदार है शिवसेना, उसकी लीडरशिप। ठीक है, मैं फिर से आता हूं। हमारे साथ शिवसेना के जो कि लीडर मौजूद हैं, कृष्णा हेगड़े साहब। कृष्णा हेगड़े साहब, एक बात जो बार बार कई लोगों ने उठाई है कि ठीक है, जो विरोधी पक्ष होता है वो तो हमेशा चाहेगा कि अपने सामने वाले को कमजोर करो, लेकिन क्या वाकई शिवसेना के मुखिया की ग्रिप कमजोर हो गई थी? देखिए, बिल्कुल नहीं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22 मई को उन्होंने एकनाथ शिंदे जी को बुलाया। उन्होंने कहा कि एकनाथ जी, मैं ऐसे सब सुन रहा हूं, अगर आपको मुख्यमंत्री बनना है तो आप बोलिए, मैं सब महाविकास आघाड़ी के जो घटक है, कांग्रेस और एनसीपी, उनसे बात करके आपको मुख्यमंत्री बनाता हूं। तो एकनाथ जी ने कहा, नहीं उद्धव जी, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, और वो भावुक हो गए। अभी एक व्यक्ति जो अपना मुख्यमंत्री का पद आपके लिए छोड़ना चाहता है और आपको उन्होंने कॉर्पोरेटर बनाया, आपको मंत्री बनाया, आपको लीडर ऑफ ऑपरेशन बनाया, सब कुछ बनाया, और बहुत सारे ऐसे जो मंत्री छोड़ के गए, विधायक छोड़ के गए, उनको बाला साहब ने बनाया। हमारी एक ही दरख्वास्त है उनसे कि देखिए, अभी तो मेरा सवाल वही है कि बहुत खुद बोलते हैं बहुत सारे लोग अगर परिवार से चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि परिवार के मुखिया की ग्रिप कमजोर हो रही है, उनका इमोशनल अटैचमेंट कमजोर हो रहा है, उनका कमांड कमजोर हो रहा है। नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये पहली बार बगावत नहीं हो रही है शिवसेना में, ये तीसरी बार हो रही है, और 3 बार इसके बाद शिवसेना सत्ता में आई। हर बगावत के बाद शिवसेना सत्ता में आई है। ये चौथा बगावत है, और चौथी बार भी शिवसेना सत्ते में आएगी। जो मेंबरशिप, जो पार्टी का मेंबरशिप करोड़ों में है, ये पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव होगा, ऐसी कुछ कोशिश होगी? विधायक आते हैं, विधायक जाते हैं, इलेक्शन आते हैं, इलेक्शन जाते हैं, पार्टी कभी खत्म नहीं होती। ठीक है, ये मैं आपको मैं फाइनल राउंड की तरफ हूं, फिर से मैं आता हूं। दूसरी बात यह है कि 2019 में बीजेपी के साथ बातचीत हुई थी, 2.5 साल सत्ते की, बीजेपी उससे मुकर गई। ठीक है, वो सब माजी की बातें हैं। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है कि क्या कौन घाटे में रह गया, या किसे लग रहा है कि ज्यादा समय मिल गया। बार बीजेपी ने गवर्नमेंट गिराने की कोशिश की है। अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि गवर्नमेंट गिरेगी,
तो बीजेपी सामने क्यों नहीं आती है? बीजेपी सामने क्यों नहीं आती है उदय सिंह साहब? देखिए, बीजेपी चार्टर्ड फ्लाइट करती है, बीजेपी 50 करोड़ रुपए ऑफर करती है विधायक को, रिकॉर्ड पे विधायक ने बोला है, होटल में रुकाती है, घर घर में मीटिंग चल रहा है, लेकिन बीजेपी के लीडर अब तक सामने क्यों नहीं आते? देखिए विशाल भाई, आपने हमसे बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आपको व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। मुझे सरकार आएगी, हाँ उनको रोक दीजिए। मुझे पहले तो ये डेमोक्रेसी का पार्ट समझ में नहीं आता है कि 40 विधायकों के वहां से 100 आएंगे। पहला, ये इज इट लैंग्वेज ऑफ डेमोक्रेसी? नंबर 1। नंबर 2, ये कि जो घरों का तोड़ फोड़, उनके समर्थकों के साथ तरह तरह का फिजिकल एसॉल्ट, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रही है शिवसेना के साथ। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के कपड़े तक पर हाथ रखे गए थे, याद है? ये मैं आपको लेकिन मैं इसीलिए मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं चाहता हूं कि उन मौजूद पे बात मत कीजिए। ये लोकतंत्र, कोई पार्टी बेदाग नहीं है इस मामले में। रोकने के लिए नॉमिनेशन फाइल ना कर सके, कोई केंद्र पर जा ना सके, उसको रोकने के लिए, खींचने के लिए ऐसा हो गया था। मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि अभी की सूरत हाल क्या है, आगे क्या होगा। दूसरा, एक जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के साथ सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी या सीबीआई के को इन्वॉल्व करती है जी, ये बिल्कुल गलत है। हाँ। ये पहले से इनके ऊपर पहले से जांच चल रहा है। इनके जो भी मंत्री अंदर हैं, क्या उन्होंने विवादास्पद संपत्ति नहीं खरीदा था? कई लोग ऐसे हैं जिन पर पहले से चल रहा था मामला और उन्होंने पार्टी बदल ली, अब उनके ऊपर कोई मामला नहीं चल रहा है। कोई समझ नहीं आ रहा। बहरहाल चलिए आगे बढ़ेंगे, वापस वक्त कम रह गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। क्या शिवसेना में एक और बड़ी टूट आखिरकार हो ही जाएगी या फिर कुछ और नतीजे सामने आएंगे? क्योंकि अब जो हालात हैं, सीधे तौर पर शिंदे गुट ने कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार अल्पमत में है। लेकिन अभी हुआ क्या है, होगा क्या, इस पर रहेगी नजर। आदाब।